और उन पर सच्चाई के कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। दोस्त ने उनसे कहा, बेन, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे विचार तुमसे असहमत होने वाले लोगों को हथौड़ों की तरह लगते हैं। तुम्हारे विचार इतने आक्रामक होते हैं कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। तुम्हारे दोस्त मानते हैं कि जब तुम नहीं होते तो उनका समय ज्यादा आनंद से बीतता है। तुम्हें इतना ज्यादा ज्ञान है कि दूसरा व्यक्ति तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, और कोई तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करेगा भी क्यों, जब इनमें उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी और कष्ट होगा। इसलिए तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख पाओगे, और तुम्हारे पास जो थोड़ा बहुत भी ज्ञान बचा है वही तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। तो बेन फ्रैंकलिन की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने इस अपमानजनक आलोचना को बुरी तरह से लिया। वे इतने महान और बुद्धिमान थे कि उन्होंने इस बात से छुपी सच्चाई को भांप लिया, और उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला तो वे असफलताओं और सामाजिक विनाश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उन्होंने अपने सिस्टम से आलोचना और बहस को निकालने का फैसला कर लिया। धन्यवाद राजेश जी, बैक टू होस्ट। धन्यवाद अश्विनी जी। और बहुत अच्छे से आपने बताया कि किसी की आलोचना, जैसा कि कल हम टॉपिक में बोल भी रहे थे कि किसी व्यक्ति की आलोचना कभी ना करें, क्योंकि स्वाभिमान सबका होता है, वो उस व्यक्ति को आप हमेशा के लिए खो सकते हैं। जबकि हम उस व्यक्ति के किसी काम की या किसी प्रकरण की आलोचना कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे मैनेजर या किसी बड़े पद पे या किसी कंपनी को ओन कर रहे हैं, तो एक चीज याद रखें कि अपने एम्प्लॉय की या अपने अधीनस्थ काम करने वालों की कामों की, जो काम आलोचना करने लायक है उसकी आलोचना करें। व्यक्ति की आलोचना कभी ना करें। और जो रूजवेल्ट थे राष्ट्रपति अमेरिका के, उनका एक बार प्रकरण में पढ़ रहा था, तो वो पहले स्टेनो होते थे, टाइप करते थे लेटर, तो उसमें अक्सर गलतियां हो जाया करती थी, बहुत लोगों से होती थी। तो उनकी सेक्रेटरी थी, तो वो जब उसकी लेटर की कमियां निकालते थे कि आपने ये गलत किया है, तो सबसे पहले वो उसकी तारीफ करते थे, व्यक्ति के रूप में उसकी तारीफ करते थे। फिर कहते थे कि आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये काम आपको और बेहतर करना चाहिए, और इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम किसी एज ए इंडिविजुअल किसी की बिल्कुल आलोचना करने लगते हैं, तो वो आपके साथ रक्षात्मक हो जाता है, डिफेंसिव हो जाता है, और उस प्रकरण में वो आपको या तो सुनता ही नहीं है, या आपकी सलाह मानता ही नहीं है, या आपको वो करेक्ट अपने को करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि और गलतियां करता है। बिल्कुल सर, आपने ये किया। बहुत अच्छा अश्विनी जी। एक मिनट। तो आज मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा, है ना। एक बचपन में हम स्टोरी पढ़ते थे, और शायद आपने भी पढ़ी होगी, एक डाकू की कहानी, है ना। और तरह तरह से कहानियां, बट एक सत्य घटना पे आधारित कहानी है कि एक डाकू हुआ था, बहुत बड़ा डाकू समझिए हुआ था, और इधर पूर्व साइड में। और उसका नाम था, उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे। चलिए, डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, मतलब बड़े दूर दूर से डरते थे उस पे। उस समय अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, और बहुत बड़ा इनाम उस पे, पहले डाकुओं पे इनाम रखा जाता था ना, बड़े डरते थे डाकू। लेकिन वो उनके अपने प्रिंसिपल होते थे, मतलब अपने सिद्धांत के पक्के होते थे। वादा कर दिया तो निभाएंगे, वहां बोल दिया चोरी करेंगे तो सरकार चाहे जितनी पुलिस लगा ले जाएंगे, मतलब ऐसे कुछ उनके अपने प्रिंसिपल थे, अपने कमिटमेंट रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो उनके पीछे पुलिस पड़ी थी, और पुलिस ने उन्हें ट्रैक कर लिया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो पुलिस ने ट्रैक किया, तो पुलिस का उनका डाकुओं की मुठभेड़ होने लगी। मुठभेड़ हो गई तो मतलब
पुलिस वालों ने उनके कई साथियों को मार गिराया, सब तितर बितर हो गए। तो वो जो डाकू था, वो डाकू खड़क सिंह था मेरे ख्याल से, है ना। तो खड़क सिंह क्या किया कि वो भटकते हुए किसी गांव की तरफ चला गया, और प्यास के मारे उसका बुरा हाल था, बहुत ही परेशान था। तो आगे गया तो एक कुएं पे एक वृद्धा थी, और उसने कहा, माई कुछ पानी पिला दे। तो उसने कहा, अरे बेटा तुम, मैं तो ये पानी बड़ी मुश्किल से घर ले जा रही थी, लेकिन अब आप प्यासे लगते हो थोड़ा, है ना, तो मैं, कोई बात नहीं, तुम ये पानी तुम पियो, है ना, मैं दोबारा कुएं से ले आऊंगी। और उन्होंने पानी पिलाया ना, एक लोटा पानी पिलाया, छोटे से पिलाते थे। और उसके बाद उन्होंने माई से पूछा कि आप ये सब पानी वाली कहाँ रहती हो? बोले, ये बगल में मेरा गांव है, मैं यहाँ रहती हूँ, है ना। और जो है, बोले तो ठीक है माई। बोले, बेटा मेरी बेटी की शादी है, 21 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आना। बोले, मैं माई जरूर आऊँगा, लेकिन मेरे ऊपर तो पुलिस ने इनाम घोषित किया। बोले, तो बेटा तुम हो कौन? तो उसने कहा, मैं डाकू खड़क सिंह हूँ, है ना, और आपने मेरे पे ये उपकार किया है, इसका बदला मैं चुका नहीं सकता, लेकिन माई मैं आने में असमर्थ। बोले, बेटा तू तो अब मेरी बेटी का भाई बन चुका है, तुझे आना होगा, है ना। और ये, उसने कहा, ठीक है, मैं चाहे जैसे है, मैं जरूर आऊँगा। तो बात हो गई, तो भी 15-20 दिन बीते, तो वहाँ पे वो डाकू ने उसके उनके यहाँ खूब सारे, मतलब फल, मिठाई, सब्जी, राशन, बहुत सारा सामान भिजवाया घर पे। तो लोगों ने देखा, यार ये इतना सामान, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, इन पे तो शादी करने के पैसे नहीं है, और इतना सामान ये कहाँ से आया? तो लोगों ने वो जबरदस्ती दबाव दे के पूछा कि ये सामान कहाँ से आया? बोले, इसके भाई ने भेजा। बोले, कौन है भाई? ये सब पूछा, तो उन्होंने बता दिया कि वो डाकू खड़क सिंह ने भेजा है। तो जब डाकू खड़क सिंह ने भेजा, ये लोगों ने बताया, तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया डाकू खड़क सिंह आएगा, और वो जो है इनके यहाँ शादी में शामिल होने आएगा। अब उसको भी पता था कि भाई मैं जाऊंगा, पुलिस वाले कोई ना कोई तो इन्फॉर्म कर ही देगा, लेकिन उसका कमिटमेंट था, तो वो चला गया। वो चला गया, वेश वेश बदल के गया, लेकिन फिर पुलिस वाले भी वहां पे वेश बदल के शादी वर्दी में घूम रहे थे, तो उन्होंने उसे पहचान लिया, और दोनों तरफ से फिर मुठभेड़ होने लगी। तो वो भागते, वो आगे भागा घोड़े में, उसके पीछे वो अंग्रेज की फौज थी, पुलिस थी, वो भागी, और वो भागते भागते वो एक कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिर गया, कुएं के अंदर से फायर करने लगा। तो बाहर से अंग्रेज अफसर फायर कर रहे थे, बट वो उसका निशाना इतना सटीक था कि वो उससे फिर भी उलझ नहीं। फिर एक अंग्रेज अफसर ने एक तरकीब निकाली, उसने कहा, भाई तुम ऐसा करो, बाहर आ जाओ, हम तुम्हें शांति का प्रस्ताव करने की अनुमति देते हैं, तुम बाहर आ जाओगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। उसने कहा, ठीक है, बाहर निकालो, क्योंकि मरना तो उसने भी था, और अंग्रेजों को पता था कि इसको मारने के चक्कर में 4-6 हम भी मर जाएंगे, तो सही तरीका यही है, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे गिरफ्तार किया गया, है ना, और उसे निकाला गया कुएं से बाहर, और गिरफ्तार किया गया, और फिर उसे अदालत में पेश किया गया, जज के सामने। तो जज ने कहा, तुम इतने क्रूर व्यक्ति रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत, जो घटना हमने सुनी है कि आपने उस वृद्धा के पास गए, उससे वादा निभाया, सब ये अच्छी खूबियां हैं आपके अंदर इतनी, तो तुम डाकू कैसे बन गए? तुम डाकू कैसे बन गए? तो और इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट तो भुगतना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हें बताओ, तुम ही बताओ क्या सजा दी जाए? बोले, जज साहब, मुझे सजा दी जाए उससे पहले मैं अपनी माँ को बुलाना चाहता हूँ। बोले, ठीक है। तो बोले, उसकी माँ को बुलाया गया, अदालत में खड़ा किया गया। बोले, लो आ गई आपकी माँ, आप बताओ क्या सजा तुम्हारे लिए मुकर्रर की जाए? तो उसने कहा, जज साहब, पहले तो ये जो मेरी माँ है, इसके नाक कान काट लीजिए। पहले ऐसी सजा बड़ी सजा मानी जाती थी, नाक काट लो, कान काट लो।
तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? बोले जब मैं पहले दिन स्कूल गया था और बच्चों का सामान चुरा के लाया था तो इसने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर बोले मैंने छोटी मोटी चोरियां की तब भी इसने मुझे नहीं रोका, और फिर मैं आसपास के लोगों में गुंडागिर्दी बदमाशी करने लगा, लोगों के सामान चुरा के दूसरे गांव से लाने लगा, तब भी इसने मुझे नहीं रोका। अगर ये आज मुझे रोक देती तो मुझे डाकू बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, लॉजिकल रूप से वो सही कह रहा था, और आप भी शायद सहमत होंगे इस बात से कि अगर उसकी माँ की जिम्मेदारी तय की जाए तो उसने नहीं रोका, इसलिए वो डाकू बन गया। लेकिन इस पूरी स्टोरी में एक चीज आप जरूर समझिए कि स्टोरी का एक पहलू ये भी है ना, कि उसने अपनी सारी करनी का दोष, है ना, प्रथम दृष्टा हमें भी लगता था अरे यार डाकू महान है, उसने अपनी माँ को बुलाया, उसके नाक कान काट दी, और उसने कहा पहले मेरी माँ के काटो फिर मेरे काटो, है ना, ये सब किया। लेकिन कितनी आसानी से उस व्यक्ति ने, उस डाकू ने अपनी करनी की सारी जिम्मेदारी अपने माँ के ऊपर डाल दी। यानी वो आज भी ये मानने को तैयार नहीं था वो इतना क्रूर डाकू था। ठीक है, भावना रही होंगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड एक व्यक्ति के पास में रहती है, तो क्या ये उचित था कि उसने सारा दोष अपने माँ के मत्थे मढ़ दिया? तो दोस्तों, यही हम जिंदगी में करते हैं, यही करते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे ये माहौल नहीं दिया, हमारे ये माहौल नहीं था, अगर वो ये मेरे को गाइड नहीं किया ये करते तो मैं ये कर देता, मेरे इससे माहौल नहीं दिया, मेरे देश ने माहौल नहीं दिया, इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन नहीं हुआ, रिश्वत से कोई पहले चला गया, कोई आरक्षण वाला पहले चला गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। कितने दोष हम दूसरों को देते हैं, क्या हम अपनी जिम्मेदारी भी तय करते हैं? आसान है, मतलब हम अपनी जहां पे हम होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी का हर कामयाब, हर व्यक्ति कामयाब है, वो जो ठेली चला रहा है ना वो भी कामयाब है, उस व्यक्ति से कामयाब है जो ये काम भी नहीं कर रहा है ना, कोई मजदूरी कर रहा है तो वो भी कामयाब है, उस व्यक्ति से कामयाब है जो भीख मांग रहा और काम नहीं कर रहा। तो मतलब अलग अलग है, लेकिन हर व्यक्ति अपने स्तर पर कामयाब होता है। बट उतना कामयाब कोई व्यक्ति हो जितना वो चाहता है, असली सफलता तो इसे ही कहते हैं। यानी मैं जो अपने आप में अपने आप को देखता हूँ कि यार मेरे को यहाँ होना चाहिए, मेरे अंदर ये काबिलियत है, या मैं ये परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर मैं उस जगह पे नहीं हूँ तो क्या होगा? मैं सफल नहीं हूँ। तो हर कोई व्यक्ति जीवन में ऐसा ही है कि जहां वो जाना चाहता था अभी तक वहां नहीं पहुंचा, तो वो असफल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उतना सफल नहीं है ना। असफल तो उसे कहेंगे जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है। जो प्रयास कर रहा है, छोटा प्रयास बड़ा प्रयास, हर व्यक्ति किसी न किसी लेवल पे सक्सेस है, लेकिन डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली तो इसका मतलब है कि हम कहीं पीछे हैं। और अगर हम अपने पीछे रहने का कारण, तो यार कोई कहता है अरे यार आपको तो बहुत ब्रिलियंट हो, आपको तो साइंटिस्ट होना चाहिए था। अरे क्या करूं यार, परिस्थितियां ऐसे थी, घर में ऐसा हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, तो तब हो गया था, आज कर ले, आज साइंटिस्ट बन जाए, किसने रोका है ना। तो सबसे आसान है दूसरे को दोष देना, और उससे हम आसानी से अपनी जिम्मेदारी, तो डाकू आसानी से अपनी माँ के ऊपर जिम्मेदारी डाल के इतने जो मर्डर उसने किए थे, इतने सारे खून किए थे, ठीक है, एक जो उसका बुरा पार्ट था उसके लाइफ का, अच्छा भी रहा होगा, बुरा पार्ट था, उसका सारा दोष उसने अपनी माँ पे डाल दिया। ठीक है, अब उसकी माँ के लेवल पे सोचे तो उसकी माँ को सोचना चाहिए कि मुझे उसको, उसकी माँ को उस समय जो बेहतर लगा, प्यार प्रेम में उसने नहीं बोला होगा, या जो भी उसके फीलिंग्स रही होगी उसका अपना था। उसकी माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाती है वो इंडिविजुअल की जाती, बट उसकी जिम्मेदारी तो उसको, अरे भाई तू तो बड़ा हो गया, अकल आ गई, तब तो सोच लेता कि ये डाकू डकैती बुरी बात, आज तो पकड़ा गया तो तब बोल रहा बुरी बात है। जब तक तू न पकड़ा नहीं गया था तब तक तो तेरे को एहसास ही नहीं, तब तेरे को माँ की याद नहीं आई कि माँ को नाक कान काट देता हूँ भाई, गलत सिखाया। तो बड़ी आसानी से हम अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरों पे डालते हैं, और
अगर मेरी किसी सफलता या असफलता में, सफलता का तो श्रेय हम बहुत कम देते हैं ना लोगों को, तब तो कहते हैं मैंने किया, और दोष असफलता के दूसरों को देते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि भैया, अगर आपके सवेरे 8 बजे उठने का कारण आपका पड़ोसी है, तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम पड़ोसी को सुधारते हैं, आप सुधर जाओगे। भाई कारण वो है तो सुधार भी तो उसी में करेंगे, तुम पे थोड़ी करेंगे। आपके अंदर पैसे की कमी है और वो वजह कि कौन है, कोई दूसरा व्यक्ति उसकी वजह, तो उसको पैसे दे देते हैं, आपकी कमी पूरी हो जाएगी, है ना। अगर आपकी कमी की वजह कोई इंस्टीट्यूट है ना, तो उस इंस्टीट्यूट में किसी और का एडमिशन करा देता, आपकी कमी पूरी हो जाएगी। तो दूसरों को दोष देना हमें बंद करना होगा, स्वयं का एनालिसिस करना होगा, और स्वयं का एनालिसिस करके हम अपनी स्थितियों का जिम्मेदार स्वयं होते हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग हो सकती हैं। एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति राजा बनता है, एक व्यक्ति भिखारी बन जाता है, ये कहानी सुनेंगे हम कल, है ना। सेम परिस्थितियों में दो लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं, है ना। तो अभी हम चाहेंगे सभी लोगों के हम कमेंट्स लें, और जैसा कि हम कल रह गया था, है ना, कमेंट्स लेने से, प्रदीप कुमार जी। चलिए, जब तक प्रदीप जी आते हैं तब तक हम चलते हैं, पंकज कुमार जी कुछ कहना चाहेंगे तो। चलिए फिर हम चलते हैं दरवेश जी के पास ही। दरवेश जी। आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज आपने बहुत बढ़िया टॉपिक आज का लिया है। वाकई में ये सबसे बड़ी आज तक जो जो एक मानव सभ्यता की इसको कह सकते हैं कि जो सभ्यता रुकी आज तक में और जो लोग लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, उनका एक सबसे बड़ा रोग है। लोग आसानी से अपनी हर कमियों का, अपनी हर असफलताओं का जो श्रेय है वो दूसरों को देते हैं। जिस दिन ये खुद को देना स्टार्ट कर दें, लोग दोषारोपण बंद कर दें और स्वयं देखें कि हाँ, मुझसे कहाँ गलती रह गई, ऐसा क्या था कि जो काम मैं नहीं कर पाया, तो उसी दिन से उसके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और सिर्फ उन्हीं बेसिक्स को अगर आदमी देखना शुरू कर दिया तो उसके अंदर बहुत एक महान परिवर्तन हो सकता है। और जितने लोग दुनिया में महान हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, हमारे मोदी जी एक सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और एक ही फैमिली में 4-5 भाई हैं, उनके 4 भाइयों को अलग तरीके से एडिफाई किया जाता है और मोदी को अलग तरीके से एडिफाई किया जाता है। तो सेम परिस्थिति में आपने बिल्कुल सही बोला, लोग डिफरेंट रिएक्ट करते हैं और जो पॉजिटिव रिएक्ट करता है वही कहीं ना कहीं पहुंचता है। तो बहुत बढ़िया। और ये हमारे बताया जाता है कि एक उंगली हम किसी की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगली हमेशा हमारी तरफ रहती है। तो हमें डेफिनेटली हमें सबसे पहले दोषारोपण वाला जो काम है, ये सबसे पहले हमें बंद करना चाहिए और अपने अंदर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, जिसको सुधार के अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। वहीं से हमारी सफलता की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ओवर टू यू। थैंक यू दरवेश जी, आपने इस चीज़ को और आगे कनेक्ट किया, और बहुत अच्छा बोला आपने कि हमें विचार करना चाहिए अपने आप के ऊपर, और विचार करते रहे, अपना विश्लेषण हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने करना चाहिए। आशीष मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड और मॉर्निंग। मैं अभी पीछे के ही टॉपिक पे हूँ। कल जो हमारा टॉपिक था, कुछ चीजें रह गई थी, चुनाव करना। तो चुनाव करना सर बहुत आसान है कि हम लोगों ने बोल दिया कि सर चुनाव अच्छा करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन सर ये बताइए कि चुनाव करना क्या हमारे बस में है? और उससे पहले ये बताइए कि आज जितने लोग जुड़े हैं, आज जीवन में जितने भी लोगों से पूछ लीजिए आप कि वो जिस पोजीशन पे हैं, उसी के कारण है कि उन्होंने कुछ ना कुछ चुनाव किया होगा। इसीलिए आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मेरे चुनाव होंगे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मुझसे पूछिए, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैंने यही चुनाव किया था? और मैं लिख के दे रहा हूँ कि 90 से 95% लोग आज जहां पे हैं, यदि वो अपने चुनाव के कारण हैं, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं लिख के दे रहा हूं सर, आप भी नहीं होंगे। तो चुनाव करना इतनी सरल प्रक्रिया नहीं है, बहुत कठिन प्रक्रिया है।
चुनाव किया मैंने कि मैं अपनी सेहत बनाऊंगा, तो कभी मैं जीप से हार जाता हूँ। चुनाव किया मैं सुबह उठ के अपनी सेहत बनाऊंगा, कभी मैं आलस से हार जाता हूँ। चुनाव किया कि मैं इस बिजनेस में बहुत आगे जाऊंगा, कभी कभी अपनी कमजोरियों से, कभी कभी उन चीजों से जो चीज मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर पाया उससे हार जाता हूँ, और उसके बाद मैं आता हूँ। क्या सारे चुनाव आप करते हैं? सारे चुनाव करने का हक आपको है? सॉरी, नहीं है। ये चुनाव करने का हक व्यक्ति विशेष को होता तो सर मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स, मार्केटिंग टीम बंद हो गई होती। राजेश जी मशीन बेचते हैं, हमारे ग्रुप में 2-3 लोग और जुड़े हुए हैं जो मशीन बेचते हैं, कैट की मशीन बेचते हैं, अर्थ मूवर्स बेचते हैं। तो उस कस्टमर को, जिस कस्टमर को आप मशीन बेचने जाते हैं, क्या वो चुनाव करके बैठता होता है कि मैं कैट लूंगा? मैं साड़ी बेचता हूँ, 80 to 90% केसेस पे मैं जो चाहता हूँ वो साड़ी उस कस्टमर को बेचता हूँ। कस्टमर को कुछ नहीं पता है, ही वांट ओनली वन साड़ी, एक साड़ी खरीदने आता है, दैट इज रिक्वायरमेंट। उसके बाद मैं उसे चुनाव कराता हूँ, ये चीज अच्छी है। बिजनेस से काफी लोग जुड़े, एमबे बिजनेस में जुड़े हैं। हम प्रोस्पेक्टिंग, आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं तो उसका चुनाव है कि वो एमबे करेगा। हमारा जन्म होता है, क्या डॉक्टर होता है, क्या इंजीनियर होता है, क्या क्या होता है, नहीं पता। ऊपर से एक चुनाव आता है, और वो चुनाव ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो जीवन में नहीं कर पाते, उनके रिग्रेट्स होते हैं कि यदि उन्हें इंजीनियर बनना था, उन्होंने चुनाव किया था कि मैं आईआईटी से इंजीनियर बनूंगा, और वो आईआईटी की जगह पॉलिटेक्निक करके रह गए। तो उनका बच्चा पैदा होने के साथ ही आईआईटीएंस होना ही चाहिए। चुनाव ऑलरेडी, मतलब बच्चा एग्जिस्ट नहीं हुआ, चुनाव एग्जिस्ट हो चुका है कि उसका बच्चा आईआईटी जाएगा। फिर उसे उस तरीका का इन्वायरमेंट दिया जाता है, इन्वायरमेंट मिलता है, उसे चीजें बताई जाती हैं, क्या उसकी पसंद, क्या उसकी पसंद नहीं। 3 इडियट है कि नहीं, अपनी पसंद पे चलूं। लेकिन जब मैं बचपन से उसी परिवेश में, उसी पालन पोषण में चल रहा हूँ, तो होते हैं लोग, होते हैं 2% 5% ऐसे लोग होते हैं जो विद्रोह करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन 95% लोग उसी चीज में पिसते हुए, उसी चीज में चलते हुए चले जाते हैं। आप उस व्यक्ति से बोल रहे हैं कि आप साइंस लेगो का कॉमर्स लेंगे, आप साइंस लेंगे कॉमर्स लेंगे, इसे ना साइंस के बारे में पता है, ना कॉमर्स के बारे में ना पता है, ना आर्ट्स के बारे में पता है। वो तो बाहर से सुन के आया साइंस, और अच्छे मार्क्स आते हैं तो साइंस मिल जाती है, थोड़े से कम आते हैं तो कॉमर्स मिलती है, और जो बिल्कुल बेवकूफ होता है वो आर्ट्स ले लेता है। वो इस माइंडसेट से चल रहा है। अब उससे आप बोलेंगे आप चुनाव करें, तो साइंस चुनेगा ना, और वो उसका चुनाव नहीं है, वो चुनाव समाज का है। समाज ने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, वो उसका ओरिजिनल चुनाव है ही नहीं। हो सकता है वो आर्ट्स में जाके बहुत बड़ा राइटर और बहुत बड़ा आईएएस पीसीएस बन सकता था, लेकिन ही डोंट नो कि उसे क्या करना है। आज आप मुझसे पूछें कि सर मंगल ग्रह पे जाएंगे कि चंद्रमा पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अब चुनाव करना है। तो चुनाव क्या होगा यार, मंगल ज्यादा दूर है, मंगल पे चल, ठीक है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे इलेक्शन, चुनाव मीन्स इलेक्शन और सिलेक्शन, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। इश्का जी ने भी कल इस बारे में बोला था। तो एग्जैक्टली उन्होंने इलेक्शन के बारे में नहीं बोला था, उन्होंने सिलेक्शन के बारे में बोला था कि हम अपने आप को इंफॉर्मेशंस लें, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद उसका एनालिसिस करें, उसके बाद हम चुनाव करें। या दूसरी चीज उन्होंने बोली थी, हम न्यूट्रल हो जाए, हम किसी चीज के प्रति लगाव ना रखें, किसी चीज के प्रति लगाव ना रखे। बहुत सारे चुनाव होते हैं, इमोशनल चुनाव होते हैं, तो हम लगाव के कारण गलत चुनाव कर लेते हैं। तो दैट इज अ सिलेक्शन। और चुनाव होता है इलेक्शन। हम लोग जीवन में अधिकतर इलेक्शन में ही भाग लेते हैं। इलेक्शन मतलब हमारे पास निश्चित विकल्प होते हैं, समाजवादी पार्टी से ये है, बीजेपी पार्टी से ये है, इस पार्टी से ये बनता है, इसमें इन तीनों में से किसे वोट दोगे, दैट इज इलेक्शन, दैट इज चुनाव। उसी तरह हम लाइफ में करते हैं कि ये 3 चीजें हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, क्या करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में। और सिलेक्शन इतना मैंने बोल दिया, लेकिन सिलेक्शन कर भी नहीं सकते, सिलेक्शन के लिए हमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज होती है। और जब हम कोई भी चीज नई चालू करते हैं, कोई भी चीज नई चालू करते हैं कि मैं यार बिजनेस करूंगा, इस बिजनेस को करूंगा, मुझे नहीं पता उस बिजनेस के अंदर क्या है, आई डोंट नो कि क्या है। और जब हम उस बिजनेस में इंटर करते हैं, और वो भी इलेक्ट किया जाता है कि भाई साहब ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसमें से एक मैंने चुन लिया,
वो मैं अपनी आसानी के लिए चुन सकता हूँ, मैं या देख सकता हूँ उसमें ग्रोथ ज्यादा है या किसी, और जैसे ही मैं उस चीज को स्टार्ट करता हूँ, जाके जैसे ही उस बिजनेस को स्टार्ट करता हूँ तो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वैसे ही मुझे लगता है मैंने अपना जो इलेक्शन था वो गलत हो गया, मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ दूसरी तरफ। और ऐसे ही करके हम लोग 70, 80, 85% लोग डाइवर्ट होते होते अपने किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं काफी ज्यादा बोल गया, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये चीज है, ये जो इलेक्शन और सिलेक्शन, जिंदगी के पल पल, मुझे खाना खाना है नहीं खाना है चुनाव, मुझे पानी पीना है, मुझे यहाँ आना है, मतलब ये चीज इतनी ज्यादा करते हैं कि जिंदगी में मैं हजारों बार, मतलब पर डे मैं हजारों डिसीजंस लेता हूँ, हजारों चुनाव करता हूँ। तो इस चीज में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं ये चाहूंगा राजा जी से कि इस चीज को थोड़ा सा डिटेल्स में और थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में, हम बड़ी बड़ी बातें करके चले जाए और हमें कुछ ना मिले तो मजा नहीं है। हम छोटी सी बात करेंगे लेकिन इतनी बात करें कि हमारे अंदर वो उतरे, हमारे अंदर वो चीज डीपली आ जाए, कुछ चीजें हमारे अंदर परिवर्तन हो। और इस चीज में मतलब ये मैंने बताया कि ये चीजें हैं। अब ये राजेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि इन चीजों पे हम कैसे, कहाँ पे क्या कर सकते हैं। ओवर टू राजेश जी, थैंक यू। ग्रेट आशीष जी, बहुत बेहतरीन। और आपने सबसे पहले तो हमें एक शब्द का महत्व डिफाइन किया, इलेक्शन सिलेक्शन। और वाकई में हम लाइफ में पूरे विकल्पों पे ही, कुछ विकल्प हमारे सामने रख दिए जाते हैं, उन पे विचार। हमारा फ्रेंड वो कर रहा है, एक फ्रेंड बीटेक कर रहा है, एक एमबीए कर रहा है, मैं क्या करूं, मतलब उसी में उलझते हैं, हम सिलेक्ट कभी करते ही नहीं। एक्चुअली हमारा सोचने का तरीका ये कभी रहा ही नहीं। ये तो टॉपिक हम अब ला रहे हैं ना, क्या इससे पहले क्या हमने ऐसा सोचा? कभी नहीं सोचा। तो ये फिर से अभी हम उसी टॉपिक पे है सिलेक्शन के, क्योंकि आज हम ये बता रहे थे कि अगर हमें बेहतर होना है तो हम क्या करें। हमें बेहतर होना है तो हम दूसरों को दोष दें या स्वयं पे काम करें, है ना? तो बिल्कुल आशीष जी, आपकी क्वेरीज बढ़िया हैं, आपने बेहतरीन तरीके से सोचा है। अब क्योंकि ये लंबा समय लगेगा तो कल इस टॉपिक को दोबारा से पुनः ले सकते हैं, क्योंकि अब हम भी चुनाव पे ही चल रहे हैं। और आज हम इस चीज़ को डिफाइन कर रहे थे, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें जो सीखनी चाहिए कि हम दोष दें तो क्या परिस्थितियों, आप भी कहीं ना कहीं यही कह रहे थे कि हमारी परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती हैं हमारे कुछ भी होने के लिए। हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, बट हमें सोचने का तरीका बदलेंगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा। तो चलिए अब आगे, फिलहाल पहले हम लोगों से कमेंट्स लेते, कल इस टॉपिक को पुनः आपकी क्वेरीज को क्लियर करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बस आज मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमें सिलेक्शन करना सीखना ही चाहिए, है ना? अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कैसे करेंगे इस पर कल बात करते हैं। तो अब हम बुलाते हैं राजेश शर्मा जी को, प्लीज। सभी को नमस्कार सर। सॉरी, मैं पिछले 15 दिन से बिल्कुल आउट ऑफ टच हूँ और आज भी मैं टॉपिक ऑनेस्टली कहूँ बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया, इसलिए आज मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैं दोबारा से अपने आप को इस धारा में आने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इश्यूज हैं, कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो जरा मैं एक बार दोबारा रहा हूँ राजेश जी, फिर मैं अपने कमेंट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तब तक मैं एक श्रोता की तरह सुनने में ही थोड़ा सा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया राजेश जी, आप सफा गोई से अपनी बात कहते हैं और बहुत बेहतरीन। आप हम समझते हैं आप किन परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, तो हम भी समझते हैं उस चीज को। और ये जो एपिसोड कल के परसों के, ये चार्ज योर डे यूट्यूब में अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे सुन सकते हैं, है ना? रिलेट कर मैंने दो दिन का चार्ज योर डे यूट्यूब पे देखा है, कल का भी देखा था और परसों का भी देखा है। मैं कल से इसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा राजेश जी। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं नितिन जी के पास, उसके बाद हम इसी का पास चलेंगे। नितिन जी। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अभी आशीष जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली और मैंने कल भी ये बोला था कि हम आज जो कुछ भी है वो हमारे पिछले चुनावों की वजह से है। हमने अपने पास्ट में क्या चुनाव किए, हम उसी का परिणाम आज हम यहाँ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम अगर ये कहें कि हम सक्सेसफुल नहीं है, तो वो भी चुनाव हमारा ही है। उसमें हम किसी को नहीं कह सकते कि हाँ सामने वाले की वजह से मुझे दिक्कत हुई है या मेरे
पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया नहीं है या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, सब कुछ भी वो होते हैं, बहाने होते हैं, उनको हम एक्सक्यूज कहते हैं। बट वो एक्सक्यूज नहीं होते, वो बेसिकली हमारा चुनाव होता है। कहीं ना कहीं हमने ही डिसीजन लिया होता है कि हाँ यार मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे पास इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मेरे पास ये दिक्कत है, मेरे घर में ये परेशानी है। कल रात में अनुराग जवाल जी की सीडी सुन रहा था, तो उन्होंने एक अपना किस्सा किया कि जब वो बिजनेस कर रहे थे तो उनको ना फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आई। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि वो 30-30 रुपए के शर्ट पहनते थे और 10-10 रुपए की टाई पहन के वो मीटिंग्स में जाते थे। मतलब फाइनेंशियली प्रोडक्ट बेच के ही उन्होंने वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करते थे और फिर वो मीटिंग में जाते थे। तो अगर वो उस टाइम पे चुनाव करते कि नहीं यार मेरे पास अभी बजट नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो शायद आज उनका इतना अच्छा परिणाम नहीं होता और आज वो इतने अच्छे डायमंड लेवल पे नहीं होते। और अगर वो उस टाइम पे, अगर वो 21 साल की उम्र में कर सकते हैं और 21 साल की उम्र में उन्होंने इतने अच्छे अच्छे चुनाव किए और चुनावों की वजह से आज उनका परिणाम ये है। अगर वो उस टाइम पे चुनाव ना करते कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है मीटिंग के लिए, मुझे वहां जाना पड़ रहा है, मुझे इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है, अब तो खैर बहुत अच्छे चुनाव हम इजिली कर लेते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो उस टाइम पे चुनाव ना करते तो शायद आज वो इतना अच्छे एक ड्रीम लेवल पे नहीं होते। तो बस मेरा मानना यही है कि जब भी हम किसी चीज को चुनाव करें, तो अभी राजेश जी ने बताया और कल ऋषिका जी ने बताया था कि न्यूट्रल होके चुनाव करें और सोचे और समझे और मंथन करें कि ये हमारे लिए भविष्य में क्या परिणाम देगा, उस तरफ हमें जाना चाहिए। और जो भी हम आज है उसका दोष किसी को ना दे, क्योंकि जो भी हम आज है वो हम खुद है, वो हमारी है, वो हमने किया है सब कुछ, किसी ने नहीं किया। ये जिंदगी हमारी है, ये शरीर हमारा है, सब कुछ हमने किया है, को सब अपना अपना काम करते हैं, हमने जो चुनाव किया वो आज हम यहाँ पे हैं। सो धन्यवाद अजय जी, बस इतना ही बोलना चाहूंगा आज के टॉपिक में, बाकी और हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आपसे। ओके, थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। और आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि मैं अपने मोटापे का दोष किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता ना, उसने मुझे मोटा किया, मोटा तो मैं खुद ही हुआ। बिल्कुल। इशिका जी। नमस्कारम टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपकी स्टोरी जो आपने बताई। a long time ago I think I had heard it from my grandfather, but अभी तक मुझे मतलब इतनी अच्छी तरीके से याद नहीं थी वो, बिकॉज बहुत टाइम हो गया। बट आज एक्चुअली मतलब थोड़ा सा समझ में आया कि जैसे आपने बताया कि ब्लेम करने वाली जो चीज होती है, तो जैसे मैंने कल भी बोला था कि समझाना बहुत आसान होता है, ब्लेम करना भी बहुत बहुत इजी होता है, बट समझते हम क्या है ये हमारे ऊपर है, हमारे कंट्रोल में है। हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं, हम उसे निगेटिवली लेते हैं, या फिर हम मतलब किस तरीके से समझते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। तो समझना थोड़ा सा टफ होता है, समझाना बहुत आसान होता है, ब्लेम करना बहुत इजी होता है। और जैसे आशीष सर ने कहा, तो उस टॉपिक पे मेरे को लगता है कि जो आज वाला ब्लेम वाला है टॉपिक, और वो वाला जो टॉपिक था वो बहुत ही डिफरेंटली बट बहुत रिलेट करता है। तो इसके ऊपर सर माइंड के ऊपर होता है, लाइक जैसे कि मैंने मतलब पढ़ा है और थोड़ा सा, तो जैसे योगा में कहते हैं कि जो हमारा माइंड होता है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं एक मिरर की तरह। जैसे मिरर में चीजें देखते हैं, तो मिरर हमें सही चीजें तभी दिखाता है जब वो प्लेन होगा, साफ होगा, और उस पर कोई भी रेसिड्यू नहीं होगा, कोई भी चीज नहीं होगी। तो वैसे ही हमारा माइंड होता है कि लाइक जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमको 100% उसी तरीके से दिखाता है, ठीक है। बट जैसे ही जिस मोमेंट हम मिरर से हट जाते हैं, वो हमको पूरी तरीके से छोड़ देता है। तो वैसे ही अगर दूसरा पर्सन आता है या मिलियंस ऑफ पीपल भी आ जाएंगे मिरर के सामने, तो मिरर जो है उनका जब वो चले जाते हैं जिस भी सेकंड, तो वो कुछ नहीं रखता। तो बस बात यही है कि अगर हम माइंड को उस तरीके से रखें या फिर चीजों में इन्वॉल्वमेंट लाएं, जैसे कि आशीष सर ने भी बोला कि कुछ हमारे सिलेक्शन नहीं होते हैं, हमारा राइट नहीं होता है, और मतलब वो किसी और के ऊपर शायद डिपेंड करते हो, फिर उसके बाद हम कुछ लॉन्ग टर्म पे ब्लेम करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती हैं। अगर हम इन्वॉल्व हो जो भी कर रहे हैं, तो शायद हम जो किसी और के भी डिसीजन है उन पे भी मतलब खुश हो सकते हैं, वो भी चीजें हमें सक्सेसफुल बना सकती हैं। तो ये तो एक्सेप्शंस होते हैं। बाकी आई हैव टू मतलब लुक आफ्टर दिस टॉपिक, तो थैंक यू सो मच।
थैंक यू इशिका जी, आपने बहुत बेहतरीन से चीज़ों को रखा और बिल्कुल रिलेट भी किया और अच्छे से रखा और एक विजन भी दिया कि हम मतलब अपने चुनाव को, दूसरे का चुनाव भी सही हो सकता है, हमारा चुनाव भी सही हो सकता है, और हम मतलब चीज़ों को बिल्कुल तटस्थ होकर देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि क्या हमें चुनना है। तो फिलहाल हम सुनते हैं प्रदीप जी को, और प्रदीप जी प्लीज। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आशीष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया चीजों को, और थोड़ा सोचने पे हम लोगों को दोबारा से मजबूर किया कि हम लोगों को मतलब ये चीजें बड़े अच्छे से सोचनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर बहुत ध्यान से मतलब सोचना चाहिए। तो मैं भी थोड़ा सा इसी पे बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली में कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दिमाग में ना कई चीजें आती हैं उसके कि यार वो पहले तो नॉर्मल होता है, सब कुछ सोचता है कि यार मैं बड़ा होगा ये बनूंगा, ऐसे करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, प्रदीप चांद जी पे जाऊंगा। आपको कल सुनेंगे क्योंकि समय बिल्कुल कट जाएगा कभी भी, है ना। तो ठीक है आप सर, ठीक है, ओके। टॉपिक पे रहिएगा, चाहे तो आप YouTube पे दोबारा से देख सकते हैं, आज अपलोड हो जाएगी, और इसी टॉपिक का कल हम बात करेंगे, और कल आशीष जी की क्वेरीज पे भी बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो और बड़ा एक्साइटमेंट के साथ बीते, और आपकी आशाएं आकांक्षाएं पूरी हो। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः आपके जुड़ने के लिए धन्यवाद।